हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब आनंदी श्रीकंठ के लिए भोजन की थाली लगाती है तो वह देखता है कि दाल में घी नहीं है, तो उस बात पर वह क्रोधित हो जाता है। और वह जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। यानी जरा जरा सी बात पर, यानी भूख से पागल व्यक्ति जो होता है वो जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। ढिठाई मतलब ढीठपना जो होता है वो बहुत ही बुरा लाल बिहारी को लगा। वह गुस्से में बोला, तुनक कर बोला, यानी वह गुस्से में बोला, मेके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। यानी तुम्हारे मायके में जैसे बहुत सारा घी नदी के रूप में बहता है। स्त्रियां गालियां सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर उससे अपने मेके की निंदा नहीं सही जाती। यानी ये सारी ही चीज़ें स्त्रियां सारा ही विरोध सहन कर सकती है, लेकिन अपने माँ के घर की बुराई वह सहन नहीं कर सकती है। अब आगे आनंदी क्या करती है, मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का। वहाँ इतना घी नाई का हार खा जाते हैं। यानी हाथी, यानी कि जो एक पशु के समान कोई व्यक्ति अगर मरा है तो भी वह 9 लाख रुपए देकर गया। इस तरह के मुहावरे से वह ताना मारती है और वह बोलती है कि यहाँ इतना घी तो मेरे पीहर में रोजाना नाई और कसाई खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अब जैसे ही वो लाल बिहारी से इस तरह की बात करती है तो लाल बिहारी जल जाता है। और जब वो जल जाता है तो अपनी थाली को वो उठा के पटक कर और बोलता है, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। यानी अपनी भाभी से खाने की थाली को तो वह उठा के एक तरफ पटक देता है और अपनी भाभी से बोलता है कि ऐसा मन मुझे कर रहा है कि तुम्हारी जीभ में खींच लूँ, ये क्योंकि तुम इस तरह से मुझे बातें सुना रही हो। अब आनंदी को भी लाल बिहारी की इस बात पे, यानी इस तरह की बात आनंदी से लाल बिहारी करता है तो आनंदी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो आनंदी का मुंह गुस्से से पूरा लाल हो जाता है और वह बोलती है, वे होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। यानी उसके पति आज घर में होते तो वो इस बात का तुरंत ही मज़ा उसे चखा देते, क्योंकि वह अपनी भाभी से किस तरह से बात कर रहा था। अब जो अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से न रहा गया। यानी जो वो लाल बिहारी जो कि उसका देवर था वो अनपढ़ था, उससे इस तरह की बात सही नहीं गई और उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक दिया और बोला, जिसके गुमान पर फूली हो उसे भी देख लूँगा। यानी उसने चप्पल को उठाया और जो लकड़ी की चप्पल होती है उसे उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक दिया और बोला कि जिसके घमंड पे तुम इतना उछल रही हो, फूल रही हो, उसे भी मैं देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा। अब इस बात पे जैसे ही वो चप्पल उठाकर फेंकता है तो आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ को रोक लिया और सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आई। यानी अपने बचाव के लिए आनंदी ने अपना उंगलियों को बीच में ले लिया, हाथ को बीच में ले लिया, जिससे उसका सिर बच गया और उसकी उंगलियों में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। यानी गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, जिस प्रकार पत्ता हवा से हिलता है उसी तरह से आनंदी क्रोध के मारे हिलती हुई कांपती हुई अपने कमरे में आके वो खड़ी हो गई। अब स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा अपने पति तक रहती है। उसे अपने पति के बल पर और पुरुषत्व पर घमंड था। यानी कि जो उसका पति था उसकी वीरता और इज्जत पर, उस मर्यादा पर घमंड था, लेकिन उसका पति ही घर पर ही नहीं था। तो आनंदी जो होती है वो खून का घूंट पीकर रह जाती है, यानी अपने गुस्से को दबाकर वो बैठ जाती है। अब आनंदी के पति श्रीकंठ एक दफ्तर में कार्य करते थे, तो श्रीकंठ सिंह हफ्ते में एक बार घर आया करते थे। वो शनिवार के दिन घर आया करते थे और ये जो घटना हुई थी वो गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन घटी थी। तो 2 दिन तक तो आनंदी कोप भवन में रही, यानी एक अलग कमरे में जाकर वह गुस्से में बैठ गई। ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय पर घर आए। यानी शाम के समय नियम के अनुसार वो शनिवार के दिन अपने घर पर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। यानी वो बाहर लोग बैठे रहते हैं तो उनसे उन्होंने देश काल की संबंधी समाचार और मुकदमे के बारे में चर्चा की और यह वार्तालाप रात 10 बजे तक चला। यानी ये जो बातें थी, पुरुषों की जो बातें थी, आसपास के युवाओं की बातें थी, वो रात को 10 बजे तक चली। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध
न रहती थी। यानी गांव के जो पुरुष रहते थे उन्हें इस तरह से बातें करने में बहुत ही मज़ा आता था, और बातें करते हुए उनका समय इतनी जल्दी बीत जाता था कि उन्हें खाने पीने की भी याद नहीं रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। यानी इतनी देर तक वो पुरुष बातें करते थे कि श्रीकंठ सिंह को उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने कष्ट से गुजारे। यानी जब तक श्रीकंठ सिंह घर के अंदर नहीं आए तब तक वो उस दिन शनिवार के दिन 2-3 घंटे तक उसने कष्ट पूर्वक गुजारे। किसी तरह भोजन का समय आया, यानी भोजन का समय हो गया, पंचायत उठ गई, बाहर जो लोग भाग बैठे हुए थे वो सारे उठकर चले गए और सब जगह एकांत हो गया, सन्नाटा हो गया। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा। अब उसका भाई बोलता है कि भैया आप भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन बुरा हो जाएगा। अनर्थ मतलब बुरा हो जाएगा। अब बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। साक्षी मतलब गवाही दी। यानी जो लाल बिहारी सिंह थे उसके पिताजी बेनी माधव सिंह, जो कि आनंदी के ससुर जी थे, वो अपने बेटे के पक्ष में बोलते हैं। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। यानी वह अपनी बहू का पक्ष लेने की बजाय अपने बेटे का पक्ष, गलत बात पर अपने बेटे का पक्ष लेते हैं। अब लाल बिहारी जो होता है वो बोलता है कि वे बड़े घर की बेटियां हैं तो हम भी कुर्मी का हार नहीं है। यानी कि आनंदी जो है वो अमीर परिवार से आई है, लेकिन हम भी कोई काम करने वाले नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? यानी इतनी बात बढ़ गई है, आखिर पूरी बात क्या हुई है, तुम मुझे बताओ। अब इस पर लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। यानी कुछ भी बात नहीं हुई थी, वो भाभी जो है वो मुझसे अपने आप ही लड़ने लगी थी, उलझ पड़ी थी। मेके के सामने हम लोगों को कुछ भी नहीं समझती है। यानी अपनी माँ के घर के समान अपने इस ससुराल के घर को वो कुछ भी नहीं समझती है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। यानी खाना खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास गए और वह भरी हुई बैठी थी। यानी गुस्से से वो भरी हुई बैठी थी। जैसे तैसे उसने 2 दिन तक अपना गुस्से को काबू में रखा, और जैसे ही वो उसके कमरे में गए तो ये हजरत भी तीखे थे। हजरत मतलब तेवर भी तीखे थे। और आनंदी ने अपने पति से पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है। चित्त मतलब आपका मन तो प्रसन्न है? तो श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? यानी तुमने घर में ऐसी क्या लड़ाई झगड़े मचा रखा है? अब इस बात पे आनंदी की त्योरी चढ़ी। त्योरी मतलब आनंदी का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि सारा जो गलत काम करने का पूरा इंजाम आनंदी के ऊपर आ रहा था, लड़ाई झगड़े करने का काम पूरा नाम आनंदी के ऊपर आ रहा था। तो उसे गुस्सा और ज़्यादा आने लगा और वो झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। यानी इतना गुस्सा उसको आने लगा कि उसके शरीर में गर्मी सी, आग सी पैदा हो गई और बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मैं मुंह झुलस दूँ। यानी जिसने तुम्हें 1 की 2 लगाकर ये झूठी बात बताई है, अगर वो मेरे सामने खड़ा होता तो उसे मैं उसका मुंह में जला देती। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। अब श्रीकंठ सिंह बोलते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात हुई हो, मुझे बता दो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। फेर मतलब बदलाव। यानी आपसे मैं क्या बात कहूँ, ये तो मेरी किस्मत का ही बदलाव है। नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ा उठाकर योना अकड़ता। यानी जिसमें चपरासी गिरी करने का भी लक्षण नहीं है, यानी जिसमें चपरासी गिरी करने की योग्यता भी नहीं है, वो मुझे चप्पल उठाकर मारता है और इतनी अकड़ बताता है। अब क्या होता है, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यानी उसका पति उस समय घर पे नहीं था जब ये घटना घटी थी। वो अपने दफ्तर में शहर से बाहर रहता था। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब आनंदी अपने पति के पूछने पर सारी बात बताती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मेके को भला बुरा कहने लगा। आनंदी ने भी अपनी पूरी घटना जो घटित हुई थी वो सारी घटना अपने पति को बता दी कि मैंने तो बस इतनी सी ही बात कही थी जिसमें उसने आपके भाई ने मुझे भला बुरा कह दिया। मुझसे रहा न गया, मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, किसी को जान भी नहीं पड़ता। यानी किसी को पता भी नहीं चलता कि इतना घी तो नाई और कसाई
अपने आप ही खा जाते हैं, इतना सारा घी मेरे मायके में होता है। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यानी बस बात इतनी सी हुई थी जिसमें उस अत्याचारी ने मुझ पर चप्पल फेंक कर मुझे मारा। यदि हाथ से न रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। यानी अगर उसने मेरे ऊपर चप्पल फेंकी, अगर मैं उसे हाथ से नहीं रोकती तो आज मेरा सिर फट जाता। अब जो भी बात हुई है आप अपने छोटे भाई से पूछो, वही सब बता देगा। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। यानी श्रीकंठ को जैसे ही उसकी पत्नी ने सारी घटना बताई तो वो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस, यानी इस लड़की की वीरता यहाँ तक हो गई। अपने छोटी भाई के बारे में वो बोल रहा है। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित भी क्रोध नहीं आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। यानी आनंदी ने जैसे ही सारी घटना बताई तो वह अपने स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार वो रोने लगी, और जो स्त्रियां होती हैं उनकी आंखों में पलकों में आंसू होते हैं। और यह देखकर जो श्रीकंठ जो था उसे उसकी क्रोधाग्नि को भड़काने का, जिस तरह से आग में घी डालने से आग भड़कती है, उसी तरह से क्रोध को बढ़ाने का कार्य आनंदी के आंसू ने किया। और वैसे तो श्रीकंठ धीरज धारण करने वाले और शांत पुरुष थे, उन्हें क्रोध भी नहीं आता था, लेकिन इस तरह की बात उनकी क्रोध को बढ़ा रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। यानी कि वो पूरी रात करवटें बदलते रहे और गुस्सा उनको इतना आ रहा था कि उन्हें पलक तक भी उनकी नहीं झपक सकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। यानी सुबह जैसे ही हुई अपने पिताजी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था। यानी आस पड़ोस में मित्रों के यहाँ पर इस तरह की घटना होती थी तो उन्होंने उनको समझाया था और सभी के घरों को सुधारा था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही थी। यानी आज अपने घर के लिए ही यही बातें उन्हें कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, सहज मतलब आसान। यानी दूसरों को भाषण देना कितना सरल होता है। अब आज उनके साथ ये घटना घट रही है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? यानी जो उसके पिताजी थे, श्रीकंठ के पिताजी आनंदी के ससुर जी, वो घबरा गए और उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों इसलिए पूछा कि तुम्हारा गुजारा क्यों नहीं हो सकता इस घर में? तो श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है, यानी मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, यानी अब इस घर में अत्याचार हो रहा है और जिद का गुस्सा और जिद का प्रकोप यहाँ फैल रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे सिर पर चढ़ते हैं, यानी छोटे भाई तो जिनको आदर सम्मान करना चाहिए वो सिर पर चढ़ रहे हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछारें होती रहती है। यानी मैं तो दूसरों के ऑफिस में नौकरी करता हूँ, दफ्तर में नौकरी करता हूँ, घर पे रहता नहीं हूँ, और मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के ऊपर जूतों से मारा जाता है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, यानी थोड़ी बहुत अगर बात बीती होती तो उसमें कोई चिंता नहीं थी। कोई एक की दो कह दे, यानी कोई एक की दो बात भी कह देगा, वहाँ तक भी मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूँ। यानी इतना ज़्यादा बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि मेरे ऊपर लात घूंसे चप्पलों से मारा जाए तो मैं फिर भी अपना मुंह नहीं खोलूँ, इतनी बात बढ़ गई। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। यानी जैसे ही उनके बड़े बेटे ने इस तरह की बात कही तो बेनी माधव सिंह अपने छोटे बेटे के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, यानी श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी का हमेशा से आदर करते थे, उनकी इज्जत करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक हो गया। यानी पहली बार उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से गुस्से में देखा था तो वो अवाक मतलब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। वो केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। बस वो इतनी सी बात कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी उनको सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। यानी तुम अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, स्त्रियां इसी तरह से घर को नष्ट कर देती है और उन्हें अपने सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। इस तरह की बात बेनी माधव सिंह अपने बेटे से कहते हैं।
अब श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए थे, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। यानी श्रीकंठ सिंह बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर है और मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, पर स्वयं गांव को मैं समझाता हूँ और इतने सारे घर सुधर गए हैं, लेकिन मेरे ही घर में इस तरह की घटना हो रही है और मैं अपने ही घर में मान प्रतिष्ठा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूँ और ईश्वर के दरबार में मैं ही उसका उत्तरदायी हूँ, और ऐसा बुरा अन्याय मेरे घर पर और पशु जैसा व्यवहार हो रहा है वो मुझे सहन नहीं हो सकता, वो असह्य है मेरे लिए। अब सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया गया है। यानी जिसने इस तरह का बुरा व्यवहार मेरी पत्नी के साथ किया गया है उसे तो कोई दंड नहीं दिया गया और सारा ही दंड मेरी पत्नी को दिया गया है। तो इस बात पे अब बेनी माधव भी गरमाए। यानी बेनी माधव सिंह जो कि श्रीकंठ के पिताजी थे, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। ऐसी बात और ना सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, यानी तुम्हारा छोटा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब वो उसके पिताजी बोलते हैं कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसको क्षमा कर सकते हो, उसके कान पकड़कर उसको क्षमा करना तुम्हारा फर्ज है। लाल बिहारी को मैं भाई नहीं समझता। अब इस पे श्रीकंठ उत्तर देते हैं कि लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। तो अब जो बेनी माधव सिंह बोलते हैं, स्त्री के पीछे यानी तुम अपनी पत्नी के पीछे ऐसा बोल रहे हो, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, यानी उसने जिस तरह का व्यवहार करा है उस क्रूरता और अविवेक के कारण मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। आगे की घटना हम इस पार्ट के वीडियो के भाग 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।